नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फाइनेंस और कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालयों के आइकॉनिक वीक समारोह में पहुंचे। पीएम ने यहां आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के लॉन्च किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिक्के लगातार लोगों को अमृतकाल के लक्ष्यों की याद दिलाएंगे और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कई और बातें की। वो बातें असाधारण थीं। वो बातें ऐसी थीं जो देश को नई दिशा और गति दे सकती हैं। पीएम मोदी ने आम जनमानस की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला संदेश दिया। पीएम ने यूथ के विजन और एनर्जी पर बात की, देश के सामने चुनौती और उन चुनौतियों को कम करने के तरीके पर बात की। पीएम का संदेश बहुत स्पष्ट था। पीएम कहना चाह रहे थे कि अब वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड देश नहीं चाहता। देश बहुत आगे जा चुका है और अब वर्ल्ड क्लास लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा देना है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी था जिसमें सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। पीएम मोदी ने बीते 8 साल के काम गिनाए और आने वाले कल के विजन की भी बात की। पीएम ने कहा कि हमारा विश्वास भारत के युवाओं और हमारे राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उनकी क्षमता में है। पीएम ने आज साफ कर दिया कि भारत अगर मिलकर कुछ करने की ठान ले तो वो पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बन जाता है। पीएम ने बताया कि आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। आज कुरुक्षेत्र में चर्चा करेंगे कि मोदी का फ्यूचर प्लान क्या है। मोदी कैसे बना रहे हैं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का मोदी कॉन्सेप्ट कैसा है। न्यू इंडिया में ऐसा क्या कर देंगे मोदी जिसे आजादी के 75 साल बाद भी देश देखने को तरस रहा है। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात आपको सुनवाते हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने दिखाया है कि भारत अगर मिलकर कुछ करने की ठान ले तो पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाता है। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर क्रिएटिव इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया। हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। इसी जन विश्वास का परिणाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। आज दूर सुदूर गांव से लेकर शहरों के मोहल्लों में रेहड़ी ठेले पर भी 10-20 रुपये से लेकर लाखों के ट्रांजैक्शन देशवासी इस पर आसानी से कर रहे हैं। हमें भारत के युवाओं में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो जुनून है उस पर भी बहुत अधिक विश्वास था। देश के नौजवानों में छुपे इस जुनून को रास्ता देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया। आज देश में लगभग 70,000 स्टार्टअप्स हैं और हर रोज इसमें दर्जनों नए सदस्य जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो कैसे मोदी बना रहे हैं न्यू इंडिया, क्या है न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट, इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी सांसद, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करूंगी। नए भारत न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, इसका सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि इस नए भारत में आप सामान्य विवेक की तो बात कर रहे हैं भारतीय की, लेकिन सामान्य चीजें ही नहीं दिला पा रहे हैं। मसलन महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे वो उठाते हैं। देखिए प्राची जी, ये 8 वर्ष स्वतंत्र भारत के इतिहास के पहले 8 वर्ष हैं जिसमें कोविड के घनघोर प्रभाव वाले
जो 2020 के 8-10 महीने थे उनको छोड़ दें तो ये इकलौते 8 वर्ष हैं जब लगातार महंगाई की दर विकास की दर से कम रही है। 1 दर्जन से अधिक बार दहाई अंक से ऊपर रही है महंगाई की दर, परंतु इस बुरे दौर में भी एक बार भी महंगाई की दर आज भी 7.79% है और विकास की दर 8.5% है। अब आप आइए, इन 8 वर्षों में सबसे बड़ी बात क्या रही है, सरकार ने हमारे 3 प्रकार के काम किए। एक काम तो वो था जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया, बिजली पानी सड़क बनवाना, उनसे बेहतर किया, उनसे ज्यादा गति से किया, पारदर्शिता के साथ किया, बगैर किसी आरोप के किया। एक कुछ काम ऐसे होते जो पिछली सरकारों ने सोचे होंगे पर हिम्मत नहीं कर पाए, जैसे जीएसटी लागू करना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना। और कुछ एक ऐसे काम है जो पिछली सरकारों के दिमाग में ही नहीं आए और वो मोदी जी ने करके दिखाए। जैसे अगर भारत को वर्ल्ड की पावर बनना है तो पावर यानी बिजली की आवश्यकता है ना। अब बिजली की आवश्यकता है तो क्लीन एनर्जी पे हमारा इंफेसिस होना चाहिए कि नहीं। अब बताइए, हम सोलर एनर्जी में हमने क्वांटम जंप किया, वो तो एक चीज है, पर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बने और उसका केंद्र भारत में बने, ये किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा 2030 तक हम अपनी आधी बिजली क्लीन एनर्जी से लेने में शुरू होंगे। अब आप आइए, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारी रिसर्च और एफडीए अमेरिका के पीछे चलने की बात हुई होगी, परंतु WHO में एक केंद्र बने जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड की मेडिसिन का और उसका केंद्र भारत में बने, ताकि हमारे यहां जो आयुर्वेद का मेडिसिनल ज्ञान है उसका हम प्रयोग भी करें और उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। योग वगैरह तो पहले ही करके दिखा दिया था। ये वो चीजें हैं जिन्हें करके दिखाया था और पहली बार भारत में डिफेंस प्रोडक्शन शुरू हुआ। अन्यथा आप सोचिए, वो देश जो कि चंद्रयान बना सकता था और यह कहा जाए कि वो फाइटर प्लेन नहीं बना सकता था, तो गले के नीचे नहीं उतरता था, जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज मिसाइल बना सकता था, वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था, ऐसा नहीं था, वो बनाना नहीं चाहते थे। हम पहली बार डिफेंस में भी आत्मनिर्भर हुए हैं। तो अगर हम देखें तो विश्व के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें 42 करोड़ लोगों को इंक्लूड किया गया, वहां से लेकर वर्ल्ड की सबसे बड़े हेल्थ केयर, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में आए, वहां से लेकर वर्ल्ड के सबसे बड़े फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, अनाज वितरण, जो कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को हुआ, और विश्व के सबसे सफल और सबसे बड़े टीकाकरण तक अगर हम देखें तो इतना बदला है। और अभय दुबे जी के सुलभ संज्ञान के लिए एक और बात बता देना चाहता हूं। इनके नेता राहुल गांधी जी ने जिस धरती से बैठकर उपदेश दिया है, इंग्लैंड की धरती पे, वैसे वहां तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% के आसपास है, और जहां इनके पूर्व प्रधानमंत्री ने 2006 में जाके कहा था कि हमारे गॉर्डन ब्राउन के सामने ऑक्सफोर्ड में कि हमारे पूर्वजों ने बताया कि अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा था, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, वहां पर स्थिति यह है कि वहां के गार्डियन अखबार ने 16 मई सन 2014 को लिखा था कि भारत को वास्तविक आजादी अब मिली, क्योंकि सन 47 के बाद लंबे समय तक जिस पार्टी ने शासन किया उसने अपने नीति और व्यवहार में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक ब्रिटेन का अखबार कह रहा है, उसी ब्रिटेन का जहां से बैठ के राहुल गांधी ने ज्ञान दिया, और उसका शीर्षक था इंडियाज अनदर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो मुझे लगता है इतना जो परिवर्तन आया है वो पर्याप्त देखने में, और इसीलिए देश की जनता उत्तरोत्तर मोदी जी को समर्थन भी देती चली जा रही है। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आया है, और सुधांशु त्रिवेदी जी को आप सुन भी रहे होंगे, एक एक चीज को कोट करके बता रहे हैं कि परिवर्तन क्या आया है, 2014 के बाद क्या बदला है इन 8 सालों में, और आगे क्या बदलने वाला है। प्राची जी, मेरे विद्वान साथी सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात को जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया तो इन्होंने नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, किसानों पर अत्याचार, युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपए पर डॉलर का वार। ऐसा लगा इन 8 सालों में कि ये स्वयं मोदी सरकार का चरित्र चित्रण करने वाले नारे। फिर नारा दिया कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। देश 8 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, 8 साल बाद पता लगा किसके अच्छे दिन, उस भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन जिसका चंदा 5000 करोड़ रुपए हो गया, उन पूंजीपति धन्ना सेठों के अच्छे दिन जो 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे, उन बैंक फ्रॉस्टर्स के अच्छे दिन जो 5,35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का बैंक घोटाला करके भागे, नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेश जी। 1000 रुपए की खाना बनाने की गैस, 100 रुपए पार पेट्रोल और डीजल, 200 रुपए की दाल और तेल, ये आम नागरिकों को हासिल हुआ। अभी मेरे विद्वान साथी ने बताया कि ये कोविड की महामारी को छोड़ दो, तो छोड़ दिया सुधांशु की कोविड की महामारी। उसके पहले की मैं रिपोर्ट बताता हूं, और एक भी रिपोर्ट
कांग्रेस पार्टी की नहीं है, भारत सरकार की जारी की हुई रिपोर्ट है। एनएसएसओ ने बताया कि 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दी गई। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट ने बताया कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि किसान भाइयों आपकी आय 2 गुनी कर दूंगा, तब एक किसान की प्रतिदिन की आमदनी 27 रुपए रह गई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि 67,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने बीते 3 सालों में एग्रीकल्चर के खर्च नहीं किए और प्रधानमंत्री जी का आय 2 गुनी करने का सपना बहुत दूर की कोड़ी है। महामारी के पहले के 8 क्वार्टर में आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि ग्रोथ रेट लगातार नीचे। ठीक है अभय जी, आपने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, चूंकि तकनीकी खामी आ रही है, आपसे हमारा संपर्क बीच में टूट रहा है, तो जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं इतने हम उस खामी को दूर कर लेते हैं। उस पर सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से कर लेते हैं। सुधांशु जी, आप सुन रहे थे, फिर से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और वो ये पूछ रहे हैं कि कितने किसानों की आय आपने दुगनी कर दी। देखिए, पहली बात मैं पूरी विनम्रता के साथ अभय दुबे जी से कहना चाहता हूं, भावावेश में कांग्रेस पार्टी क्या क्या आंकड़े देने लगती है। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, आज जाके चेक कर लीजिए। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हुई हैं। सिर्फ भारत में महंगाई नहीं है, ये श्रीलंका में महंगाई क्या मोदी जी की वजह से है, या पाकिस्तान में महंगाई मोदी जी की वजह से है, पूरे यूरोप में महंगाई है, अमेरिका में 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। और उसके बावजूद जनवरी 2014 में हमारी सरकार आने से पहले गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। इस घनघोर दौर में भी अभी उस महंगाई को नहीं छुआ है। और भावावेश में बोल गए 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। अरे आप भूल गए साहब, 1991 में तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 14% हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन आ गया था, उससे ज्यादा बेरोजगारी। वो तो कुछ भी बोलने लगते हैं कांग्रेस वाले, 45 साल अपने मन से बोलने लगे, पता नहीं कौन सा डाटा कोट करने लगते हैं। 1980 के दौर में, उसमें भी तो 45 साल में आता, जिसमें 2% रेट ऑफ ग्रोथ और 6 और 7% की महंगाई की दर, और उस समय से बेरोजगारी ज्यादा। अब मैं इनको फैक्ट बताना चाहता हूं, आपने डाटा कोट किया, सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अगर कोई एम्प्लॉय बनता है तो प्रोविडेंट फंड में इंक्लूड कराता है ना। अभी जो इंक्लूड करा है पिछले 3 तिमाही में 12,80,000 से 15.5 लाख, यानी 2.5 लाख सीधे ऐड किए गए। 9 क्षेत्रों का डाटा दिया है एनएसएसओ ने, जिनमें कम से कम 10 या इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं किसी एक फैक्ट्री में। इन 9 क्षेत्रों में उत्तरोत्तर ग्रोथ बढ़ रही है और कुल मिलाकर जॉब 3 करोड़ 14 लाख के आसपास हो गए। मैं तो 100 बातों की बात एक बात कहता हूं, चलिए सब छोड़ दीजिए, ये आंकड़े पे ये कहेंगे ऐसा नहीं वैसा। मैं एक सिंपल बात कहता हूं, हम सब मोबाइल यूज करते हैं। भारत मोबाइल हैंडसेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर था। हमारी सरकार आने से पहले सिर्फ 2 मोबाइल बनाने की कंपनियां थी, आज 200 है। ये 200 फैक्ट्री में मोबाइल क्या बगैर रोजगार के बन रहा है क्या? ऐसी हास्यास्पद बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला इस समय हमारे यहां 70,000 स्टार्टअप हैं, जो कुछ 100 थे, उन 70,000 स्टार्टअप में कोई नौकरी नहीं कर रहा है। इतनी सड़कें बनी हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये आसमान से जिन्नात आकर बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आंकड़ों के अलावा कोई सीधी आंखों से देखे तो सहज बुद्धि से उसे दिखाई पड़ता है कि इतना बड़ा परिवर्तन आया है। तो उसके साथ साथ जो भी परिस्थितियां हैं, इस समय विश्व में सबसे बुरे आर्थिक दौर के बावजूद भारत सरकार ने जिस समझदारी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में वह काम किया है, वह सराहनीय है और इसीलिए उत्तरोत्तर हमें जन समर्थन भी प्राप्त होता जा रहा है। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए न्यू इंडिया की जब भी बात हो रही है तो सवाल ये भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि आजादी के 75 साल बाद तक आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर देश अभी तरस रहा है और आने वाले दिनों में वो देश को मिल जाएंगी। हाँ, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, दुबे जी थोड़ा पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने लिखा था ब्रिटेन के राज से मुक्ति पाना चाहेंगे और ब्रिटेन की कॉपी बनना चाहेंगे तो यह स्वराज नहीं होगा, स्वराज में स्व का तत्व होना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी। स्वतंत्रता मिली, हमारे तंत्र में स्व था ही नहीं, सब कुछ वेशवाणी तत्व दर्शन सब विदेशी चल रहा था, किसी प्रकार का स्वतंत्रता नहीं थी। इसीलिए जब समझिए योग पहली बार स्व के तंत्र का वैश्विक उद्घोष था, पहली बार हमारे जो संस्कृति का प्रभाव था वो हमने विदेश नीति में जाकर मोदी जी ने स्थापित किया। उस स्व का क्या अर्थ हुआ कि यदि देश के 42 करोड़ लोग
बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अंतर क्या था कि तंत्र में स्व की स्थापना, थोड़ा बहुत प्रयास 98 में हुआ था, गठबंधन सरकार थी, नहीं हो पाई। मोदी जी ने आने के बाद पूरी प्रभावी ढंग से स्वराज्य, स्वतंत्र और स्वराज को वास्तविक अर्थों में साकार किया है, जिसमें विचार, वैचारिक अधिष्ठान, देश की संस्कृति और देश के आर्थिक विकास, सब चीजों में स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप परिलक्षित हुआ। अभय दुबे जी भी चर्चा में आ गए हमारे साथ। अभय दुबे जी, आपने जो सवाल उठाए थे उसके जवाब भी सुधांशु जी ने दिए। कहा कि ईपीएफओ का उन्होंने डाटा जो है यहाँ पर कोट किया और बताया कि कैसे बेरोजगारी को देश में दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक और तंज कांग्रेस पर कसा जाता है, वो ये कि पहले के सरकारों में जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी, वो सेंट्रिक रहती थी, वो सीमित रहती थी, लोगों को उन तक आना होता था, लेकिन अब सरकार उन तक पहुंच रही है। देखिए प्राची जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो पहले मेरे विद्वान साथी के स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं और आपको और देश को याद दिला दूं। हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने भोजन का अधिकार दिया। हिंदुस्तान के 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, जिनको प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर समाप्त करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के 10 करोड़ आदिवासियों को उनकी जल, जंगल और जमीन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने सौंपा। हिंदुस्तान के 14 करोड़ लोगों को काम का अधिकार मनरेगा के तहत देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार को दिया, शिक्षा से जो वंचित रह गए थे उन बच्चों को। हिंदुस्तान की चाहता हूं मेरे विद्वान साथी को, देखिए कहां गड़बड़ी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट थी जिसने बताया था कि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी है। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट का एक हवाला देता हूं मैं, जो महामारी की विभीषिका के पहले उसने कहा था कि 70 के बाद, 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान में रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर पहुंच गया। अर्थात प्रति व्यक्ति एक माह में ग्रामीण क्षेत्र का सिर्फ 580 रुपए अपने भोजन पर खर्च करने लगा था। ये पहली बार स्थितियां निर्मित हुई थी। आपने मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़ी आरबीआई की? क्या बताया उसने? उसने कहा कि मोदी सरकार के नोटबंदी के गलत निर्णय और जिस जीएसटी की प्रशंसा कर रहे हैं उस जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने से हिंदुस्तान के एमएसएमई को भारत की सरकार ने तबाह कर दिया। 6.3 करोड़ स्थापनाएं उसमें है, जिसका 97% असंगठित क्षेत्र से आता है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 48% है, उसको तबाह कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, गुजराल साहब की रिपोर्ट पढ़ी है, वो क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि चीन को न सिर्फ आपने व्यापार की हदें, सरहद भी पार करा दी, वो कह रही है कि चीन ने हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया नियोजित रूप से। मोदी सरकार ने ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट उनकी आप पढ़िएगा। अब आ जाइए आप तो कहते थे आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी, $97 बिलियन का इंपोर्ट आपने चाइना से कर लिया। 2 चाइनीज ऐप छोटे छोटे बंद कर दिए। ये क्या क्लेम करते हैं? ये क्लेम करते हैं कि साहब देखिए, हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8.5 करोड़ बहनों के घर में उजाला परोस दिया। अरे देखिए ना पार्लियामेंट की रिपोर्ट, इस बार जो जवाब दिया है सरकार ने, उसने कहा 1 करोड़ 50 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक साल में सिर्फ 1 सिलेंडर भराया। 1 करोड़ 87 लाख उज्ज्वला बहनों ने सिर्फ 2 सिलेंडर भराए, क्योंकि सिलेंडर की कीमत आपने 1000 रुपए कर दी और जो 1200 रुपए कांग्रेस पार्टी के समय का कह रहे हैं, वो 800 रुपए का सब्सिडी हम प्रोवाइड करते थे। 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर रखते थे ताकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव नियंत्रित कर पाए। 60 लाख नौकरियां भारत सरकार के सरकारी उपक्रमों में खाली है, जिसमें से अकेली केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली है। 2,55,000 पद सेना में खाली है। 2,65,000 पद रेलवे में खाली है। आप बात करते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, अभी जनवरी से अप्रैल माह की उठाकर देख लीजिए 2022। वो क्या कह रही है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो जो 2016 में 47% था, वो घटकर 39% हुआ और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। 4 करोड़ 83 लाख लोगों को रोजगार मांगने पर भी रोजगार नहीं मिला। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल की रिपोर्ट बता रही है।
आप पढ़िए तो सही। आप कहते थे कि हम किसान भाइयों आपका भला करने का आया हूं, एक के बाद एक 3 अध्यादेश पहले जमीन हड़पने का लेकर आए, फिर सुप्रीम कोर्ट 2015 में शपथ पत्र दे दिया कि हम लागत का 50% ऊपर नहीं दे सकते, नहीं तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आपने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आए। पूछी ना प्रधानमंत्री जी से गुजरात प्रांत ने क्यों बंद कर दी? हिंदुस्तान के अभय दुबे जी, बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिए, करोड़ रुपए बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिए। अब उनका जवाब सुधांशु जी से ले लेते हैं। सुधांशु जी, देखिए, एक के बाद एक आंकड़ा बता रहे हैं, एक के बाद एक रिपोर्ट्स को कोट कर रहे हैं, आप भी रिपोर्ट्स कोट कर रहे हैं। अब अंतर कैसे करेगी जनता इन दोनों रिपोर्ट्स में? हाँ, मैं आपको बात बताता हूं, कौन सच्चाई बता रहा है और कौन सच्चाई को छुपा रहा है। सबसे अधिक भावावेश में अभय जी ने बोला कि ये इतनी सब्सिडी देते थे और उस वजह से सब्सिडाइज सिलेंडर ये था। मान्यवर, कितना आप मिथ्या वाचन करना चाहेंगे लोगों के सामने। भारत सरकार ने 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ जो एग्रीमेंट किया था, उसके चलते हुए पेट्रोल पर सब्सिडी अक्टूबर 2010 में समाप्त हो गई और डीजल पर सब्सिडी करने की पावर अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गई। तो जब आपकी सरकार थी तब आपके पास पावर थी। आज भारत सरकार के पास पेट्रोलियम के मूल्य नियंत्रण करने की कोई पावर नहीं है। केवल एक ही तरीका है कि हम अपना टैक्स कम कर दें, जो पिछले 6 महीने में 2 बार कम के दिखाया है। अन्यथा मैं दुबे जी को चुनौती देके कहता हूं कि आज कोई प्रावधान ऐसा बता दें जिसमें भारत सरकार पेट्रोल या डीजल के मूल्य नियंत्रित कर सकती हो, जैसा इनके दौरे हुकूमत में उसको अधिकार प्राप्त था। दूसरी बात, अभी देखिए फिर बोल गए कि साहब पिछले 50 सालों में 1970 के बाद 580 रुपए का कंजम्पशन। जरा ये बताएंगे ये किस ईयर को बेस मान के किया है? क्योंकि 580 रुपए 50 सालों में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया होगा। और क्या बोल जाते हैं मान्यवर, 1970 के बाद के दौर में तो 1973-74 में 25-26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है। 25-26%। जिस जमाने में वो गाना बना था, हाय महंगाई महंगाई महंगाई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। 1974, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 1973, 74, 75 में क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी। आप चाइना से तुलना कर गए, बहुत अच्छा किया है। 1980 में जब आप 40-45 साल की बात कर रहे हैं, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 7.5 बिलियन, आपकी सरकार थी, और चाइना का था 2.3 बिलियन। हम 3 गुना बड़े थे उससे। और के बाद कहां पहुंच गया चाइना 91 आते आते, और कहां पहुंच गया आप। इसलिए मैं कहता हूं कि हकीकत जब आप 40-45 साल बोलने लगते हैं, थोड़ा सा गौर कर लिया करिए कि आपने चीन के साथ क्या किया। और एक पैसे थोड़ा और पीछे जाके बोल दूं, 47 में जब हम आजाद हुए 25 लाख की फौज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चाइना के बाद एयरफोर्स थी ही नहीं, हमारे पास 1932 से एयरफोर्स थी, पर उसके बाद चाइना के हाथों हमें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आपकी शानदार पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से आप शांति के कबूतर उड़ाते रहे और देश का इतना हिस्सा चला गया। खैर वो चलिए अलग बात है। मैं जो आपने 1970 कहा, मैं 70 के बाद से ही सीमित हूं। और अभय जी, मैं चुनौती दे के कहता हूं, 1 दर्जन से अधिक साल हैं 1970 के बाद जब 10-12% से ऊपर महंगाई रही है और 20% से ऊपर के 2 साल हैं। इन 8 साल में एक भी बताइए ऐसा समय जब महंगाई ना हो। और पुनः रिपीट कर रहा हूं सारे दर्शकों के लिए, इस समय विश्व में महंगाई की दर सबसे ज्यादा है। अभय दुबे जी, चुनौतियां कई पेश की थी आपके सामने सुधांशु जी ने, और ये कहा कि चुनौती है, आप बता दीजिए किस सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को ऐसे कंट्रोल किया? देखिए, बड़ा अच्छा मैं देख रहा था कि नहीं, मैंने ये कहा था कि आज कोई ये रूल बता दे जिसके तहत पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित कर सकती हो सरकार। सुनिए जो 2014 में समाप्त हो गए। जो देश देख रहा है कि चुनाव आते हैं तब सरकार कैसे दामों को नियंत्रित कर देती, रोक देती, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कुछ भी हो। अभी मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने ये कहा कि अभय दुबे जी गलत तथ्य दे रहे हैं कि 70 के दशक के बाद रूरल कंजम्पशन कम हुआ। एनएसएसओ की वो रिपोर्ट जो चुनाव के पहले मोदी सरकार ने छिपा दी थी और लीक हुई, उसके बाद नहीं मान्यवर, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 580 रुपया किस ईयर का बेस है। अबे दुबे जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 580 रुपए हो गया। आपने किस वर्ष को बेस मान के बोला, ये पूछा मैंने नहीं बोला। ये तो है कंज्यूमर स्पेंडिंग सी फर्स्ट फॉल ओवर 40 इयर्स ऑफ बैक ऑफ वीक रूरल डिमांड। ये कौन कह रहा है? एनएसएसओ द रिपोर्ट। अरे भाई, मैं वही पूछ रहा हूं 580 रुपए किस ईयर को बेस मान के है? क्योंकि 1970 का 580 रुपए और आज के 580 रुपए में जमीन आसमान का अंतर है। अरे साहब, इसलिए मैंने बेस ईयर पूछा ना। देखिए, वो तो देखिए जो बेस ईयर डिफाइन करता है एनएसएसओ, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देता है। और वो क्या कह रहे हैं?
The report quoting that claims that the last time the NSE showed a fall in consumption in real terms was in 1972-73। जब भी हम रियल टर्म की बात करते हैं तो करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं प्राची जी की ये जो बड़े बड़े क्लेम किए ना सरकार ने, क्या दो और बड़े क्लेम थे। उन्होंने कहा मुद्रा योजना हिंदुस्तान के साथ लोन दिए और प्रगति के पथ पर हमने औद्योगिक प्रगति के पथ पर देश को आगे बढ़ा दिया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी, उस 32 करोड़ में से 27 करोड़ जो लोन थे वो शिशु कैटेगरी के थे। शिशु कैटेगरी का अर्थ है कि 50,000 रुपए तक के लोन। ठीक है अभय दुबे जी, आप रखिएगा अपने आंकड़े। सर आपका वीडियो एक बार फिर से फ्रीज हो गया है, एक बार फिर से इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुधांशु जी वो बार बार रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जानबूझकर रिपोर्ट्स को रिवील नहीं करते हैं और जब चुनाव आते हैं उनका फायदा लेने के लिए आप पेट्रोल डीजल के दाम को कम कर देते हैं। देखिए मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये बात थोड़ी हास्यास्पद लगती है। 1970 से अगर आप 2022 में डाटा कोट करेंगे तो आप कोई बेस ईयर बताएंगे ना, 580 रुपए किस ईयर को बेस मान रहे हैं। दूसरा, 1970 के डाटा हैं क्या सरकार के पास? भारत की 90% जनसंख्या उस समय गांवों में रहती थी, हर गांव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। कहां से डाटा लिया है भाई 1970 का? कितना ऑथेंटिक डाटा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कोई एक डाटा लेकर कांग्रेस पार्टी एकदम से बोलने लगती है। मैं सभी बुद्धिमान दर्शकों से कह रहा हूं, आप खुद सोचिए, जब 1970 में 85% जनता रहती थी गांव में, देश में हजारों गांव ऐसे थे जहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। और उस जमाने में कौन सा डाटा लिया है, कौन से डाटा का इनके पास डिटेल है और उसका कंपैरेटिव चार्ट है और किस ईयर का बेस मानकर किया है। खैर चलिए, आपने 1970 बात कही तो एक बड़ा परिवर्तन। एक मिनट आज से 50 साल पहले तक, सुनिए तो एक, अब पूरी बात कर लूं, एक लाइन पूरी कर लूं। अरे पूरी बात कर लूं सर। आज तक ऐसा था कि दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो सिर्फ हमेशा कमजोर और छोटा देश कहता था बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। यहां हम कहते रहे थे कि हम बड़े हैं और ताकतवर हैं, छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। इसलिए पहली बार भारत की सॉफ्ट स्टेट की छवि समाप्त हुई। और अभय जी, ये देश के इतिहास के पहले 8 साल हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया है। और ये पहले 8 साल हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला है कि ये बालाकोट से ज्यादा कुछ खौफनाक करने जा रहे हैं। ये पहले 8 साल हैं जो 71 में भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि उनके आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को आज शाम तक वापस कर दीजिए वरना इंडिया अटैक कर देगा। जनाब, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के फ्लोर पे दिया गया बयान है। ऐसा कोई उदाहरण इन 8 साल के अलावा हो तो बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं नजारा बहुत बदला हुआ है, पर अगर नजरें ही आदमी की गलत हो तो बदला नजारा कैसे देखेगा? अभय जी, नजरें बदली हुई हैं आपकी, कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और आप जो बार बार डेटा कोट कर रहे हैं उस डेटा का आधार भी पूछ रहे हैं कि आधार बता दीजिए, किस आधार पर लेकर आए हैं वो डेटा? प्राची जी मेरे विद्वान साथी हैं, बहुत विज्ञ और विद्वान हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हर वर्ष नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंजम्पशन का डेटा जारी करता है। उसमें वो कह रहे हैं कि हर साल के डेटा में ऐसा कभी नहीं हुआ। 72-73 में एक बार ऐसा हुआ था जब ये रूरल कंजम्पशन कम हुआ था। अब वो जब करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो आज के मूल्यों पर ही बात करते हैं, तो वो कहते हैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी बात इनकी कहता हूं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। अरे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम पड़ोस नहीं बदल सकते। 1970 का 71 का वो दशक याद रखिए जब हमने पड़ोस बदल कर बता दिया और पाकिस्तान के साथ एक बांग्लादेश बना दिया। नाथुलाल चोला का 67 का वो युद्ध भूल गए जब चीन को धूल चटाकर हमने हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया था। वो बात जब आजादी के समय की बात करना छोड़ दीजिए। आज क्या परिस्थिति है? आज डोकलाम में जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ था तब यह कहा गया भारत को कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, दोनों सेना अपनी अपनी जगह चले गई। लेकिन 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में यह जवाब दिया कि वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया गया है। आप बताइए, हमने जो माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स का प्रोविजन रखा था, हमने कहा था कि 90,000 सैनिकों की तैनाती सीमावर्ती इलाकों में जहां चीन है वहां पर हम रखेंगे। चीन के प्रमुख के साथ झूला झूलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रोविजन को ही ड्रॉप कर दिया।
आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूं आपको। जितनी स्कीम्स आपने आज जारी की, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को घर का स्वप्न साकार कर दिया, इसलिए हमको वोट दे दीजिए। कितने पैसे देते जानते हैं आप? 72,000 रुपए एक परिवार के घर के निर्माण के लिए देते हैं और 20,000 रुपए मजदूरी के मनरेगा के तहत देते हैं। बाकी का हिस्सा राज्यों का होता है। कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए। कौन सा घर 500 स्क्वायर फीट का 1,20,000 रुपए में बन सकता है, बताइए आप? जब स्टील की, सीमेंट की, मजदूरी की कीमत इतनी हो गई कि 5-7 लाख रुपए में एक घर बनता है। आपने कहा कि हम 6,000 रुपए प्रधानमंत्री की किसानों को सहायता हर साल दे रहे हैं। अरे 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी, आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए, आपने कीटनाशक से लेकर खाद से लेकर कृषि उपकरणों तक सब पर जीएसटी लगा दिया। 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ी, 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से निकाल लेते और स्वांग रचते कि हम 6,000 रुपए सालाना किसानों को दे रहे हैं। आपने कहा कि हमने गरीबी की महामारी की विभीषिका में हमने करोड़ों लोगों को खाद्यान्न पहुंचाया। कितना खाद्यान्न पहुंचाया आप एक बार पूछिए तो सही, दिल पर हाथ रखकर। 100 रुपए महीने का खाद्यान्न, 20 रुपए किलो का गेहूं और चावल, और वो भी प्रोविजन अब तो बदल दिया आपने। आपने कहा कि गेहूं की बजाय हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग चावल की रोटी बनाकर खाएं, क्योंकि वो 75 और 25 का रेशो कर दिया, जो पहले 75% हम गेहूं करते थे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, मैं जितनी इनकी स्कीम्स है, ये कह रहे थे कि हम नियंत्रित नहीं करते। अरे सुधांशु भाई, $20 प्रति बैरल तक हिंदुस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव गए। आपने कहा कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी ला रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने 2017 में कहा, ट्वीट करके उनसे पूछा गया कि क्या योजना है ये, तो उन्होंने कहा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो जनता पर उसका भार नहीं पड़ने देंगे, और कम हुआ तो तुरंत जनता को ट्रांसफर कर देंगे। आज परिस्थितियां यह है कि लगातार क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जा रहे थे, तब भी आप दामों में वृद्धि किए जा रहे थे। ये तो भला हो चुनाव का कि जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर के मारे। ठीक है अभय जी, बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं। सबसे पहले आप योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुधांशु जी, आप जवाब भी देना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि दरअसल आप योजनाएं चला रहे हैं, अगर कुछ लाभ दे भी रहे हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। देखिए अजीत जी, मैं कहूंगा दर्शकों से जाके चेक करिए, अभी क्या बोले कि 100 रुपए का अनाज दे रहे हैं, और मान्यवर उसमें 1 लीटर तेल भी है, और आप ही के प्रवक्ता एक तरफ कहते हैं 200 रुपए का तेल हो गया, और 1 लीटर तेल की बोतल भी इंक्लूडिंग अनाज जिसमें 1 किलो नमक भी है, और वो 100 रुपए के कम का हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं साहब, इस प्रकार के जो आप लोग अनर्गल तर्क देने लगते हैं, कम से कम आपके जैसे विद्वान व्यक्ति को राहुल गांधी स्कूल ऑफ थॉट से लेकर इस प्रकार के तर्क देने से बचना चाहिए। जो यथार्थ है उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, फिर आप बार बार बोल रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं आप कि पेट्रोलियम के दाम हमने बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया। हमने नहीं बढ़ा दिए साहब, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़े, और अब सरकार के पास अक्टूबर 2014 के बाद कोई अधिकार नहीं है बनने का। तीसरा, मैंने जो आपसे बात कही थी कि जो बदलाव आपने 1971 की बड़ी अच्छी बात कही। वैसे तो अब बहुत सारे आर्काइव्स खुल गए हैं और सबको पता है कि 1971 की में वास्तविकता क्या हुई थी, और सोवियत रूस की कोई हमसे रिश्तेदारी नहीं थी जो 1 दर्जन बार वीटो कर रहा था। खैर, वो सब कुछ था, हम मानते हैं ईमानदारी से, अच्छा काम हुआ था उस समय। पर ये बताइए, फिर पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया? 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर क्यों छोड़ दिए थे गिफ्ट में पाकिस्तान को देके? और उस समय भी क्या कभी ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ने कहा कि पैर कांप रहे थे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के? इसीलिए मैंने ईमानदारी से बोला था, कोई बैक ट्रैक करके दे सकता है, 71 में भी कभी किसी ने नहीं कहा कि पैर कांप रहे थे, जो इस दौरे हुकूमत में कहा गया। और इस समय ऐसा नहीं था जनाब, जैसा 71 में था कि दुनिया में 2 दादा थे, एक अमेरिका और रूस, और एक दादा हमारे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, बेटा चिंता मत करना, तुम लड़ते रहो। इस समय हम पूरी दुनिया के सामने अकेले खड़े हुए थे। और आज भी रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है मान्यवर। दुनिया में सिर्फ मोदी जी की वो स्थिति है कि जिनकी बात जेलेंस्की भी सुन रहे हैं और पुतिन भी। बाइडेन बात करेंगे तो जेलेंस्की सुनेंगे, पुतिन नहीं सुनेंगे, और चाइना के शी जिनपिंग बात करेंगे तो जेलेंस्की नहीं सुनेंगे, पुतिन सुनेंगे। मगर मोदी जी की बात दोनों कर रहे हैं और दोनों बात भी कर रहे हैं। कम से कम ईमानदारी से इतना परिवर्तन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आया है उसे स्वीकार करना चाहिए।
चलिए ठीक है अभय जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। जितनी सारी योजनाओं का जिक्र ये करते हैं, 8 साल की बड़ी तस्वीर रखी गई। बताया गया कि उड़ान योजना के तहत 66 एयरपोर्ट तैयार हुए, 415 रूट पर विमान सेवा ऑपरेशनल हुई, मेक इन इंडिया ट्रेन वंदे भारत शुरू हुई। ये तमाम चीजें विपक्ष को नजर आती हैं, तो किस तरीके से आप आंकलन करेंगे? और जो बात चल रही है विश्व स्तर पर भारत की जो इमेज बन रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे थे, उसे विपक्ष किस तरीके से देख रहा है? प्राची जी देखिए, आज तो पैर कांप रहे हैं कश्मीरी पंडितों के, कश्मीर की उनकी अपनी मातृभूमि पर पैर रखने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे वो अमरीन भट्ट हो, चाहे वो रंजीता सिंह हो, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो सुपिंदर कौर हो, चाहे वो बिंद्रू साहब हो, एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हो रही है और भारत की सरकार मौन साधे बैठी हुई है। क्या कहा था इन्होंने? आर्टिकल 370 हटा देंगे, आर्टिकल 35 हटा देंगे, 35A हटा देंगे, हजारों हिंदुस्तान के नागरिक जमीन खरीद लेंगे। अभी पार्लियामेंट में जवाब देते हैं कि सिर्फ 7 प्लॉट खरीदे गए, वो भी जम्मू रीजन में। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित भाइयों 44,000 फैमिलीज वहां से विस्थापित हुई थी। इन्होंने कहा आप चिन्हित कीजिए, हम आपको वहां घर देंगे। 810 घर सिर्फ इन्होंने चिन्हित किए। अब अंतरराष्ट्रीय ख्याति की बात करते हैं। चलिए, सबसे अच्छे संबंध हमारे प्रधानमंत्री जी के किससे थे? ट्रंप साहब से। एक पहली विजिट की प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था 70 के दशक से अमेरिका से, क्योंकि हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर है, उसको रिव्यू करके समाप्त कर दिया ट्रंप साहब ने। 1000 वस्तुएं जो हम निर्यात करते थे जिस पर टैक्स नहीं लगता था, उस पर टैक्स लगने लगा। प्रधानमंत्री जी की दूसरी यात्रा थी, उसके एक दिन पहले अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग ओवर लंच, और वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर आ जाता है। जिस सोलर एनर्जी के लिए आप अपना सीना ठोक रहे हैं, उस होता है। आपका H1B वीजा को वो रोक देता है। चीन झूला झूलने आता है और भारत की सरहदों के अंतर आकर बैठ जाता है और हिंदुस्तान में अपना गांव तक बसा लेता है। आप कहते हैं ना वो कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। तो देखिए, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपको ये स्पष्ट रूप से आज कम से कम कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में देश के सामने ये बताना पड़ेगा कि कब तक आप समय सीमा निर्धारित। और अकर्मण्यता का उदाहरण देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने 24,000 करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। उसमें से हमने जो 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन थे, उसमें से 5,911 हमने एकोमोडेशन पूरे किए। हमने 3,000 कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां पर नौकरियां दी। इन्होंने जो वादा किया था 6,000 का, इन्होंने अभी जब मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो पता पड़ा 15% आवास सिर्फ ये लोग दे पाए। 1025 आवास पूरी तरह इन्होंने कंप्लीट किए। 1700 लोगों को सिर्फ वहां नौकरियां दी। और वो जो राहुल भट्ट 2010 से वहां सेवा दे रहा था, उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द कश्मीरी पंडितों के लिए बोलने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान में पूजा की निर्ममता से अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। बांग्लादेश में इस्कॉन के टेंपलों पर, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभय जी, चूंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है और कश्मीर का मसला आपने उठाया है, तो जवाब ले लेते हैं। आखिरी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में 2 जवाब और लीजिएगा। देश पे ढिंडोरा पीटा गया कि हम एनआरसी लेकर आ रहे हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम में भगा देंगे। अभी पार्लियामेंट में जवाब देते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सीएए का कानून 1 जनवरी 2020 से पारित कर दिया। अच्छा चलिए सर, आ गई आपकी बात। चूंकि समय खत्म हो रहा है, फिर सुधांशु त्रिवेदी जी आपने एक लंबी फहरिस्त दी है, चूंकि उनसे पूछने के लिए उसका जवाब नहीं दे पाएंगे इतने कम वक्त में। सुधांशु जी, कश्मीर का मसला उठा रहे हैं, सीएए एनआरसी का मसला उठा रहे हैं। बहुत संक्षेप में मैं बोल देना चाहता हूं कि कश्मीर के मसले के ऊपर इनकी पार्टी के नेता, जो दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कौल कश्मीरी ब्राह्मण हैं, वो जिस राज्य से सांसद हैं, उस राज्य ने कश्मीर फाइल्स रिलीज होने पे कहा था कुछ हुआ ही नहीं था कश्मीरी पंडितों के साथ। केरला कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट किया था। कितना संवेदना और दिल है, पता है। हाई कोर्ट के जज की हत्याएं हो रही थी राजीव गांधी के जमाने में। खैर छोड़िए, आपने इतना लंबा का समय नहीं। मैं एक बात कह देता हूं, जो 8 साल में जनता को परिवर्तन दिखा है। पहले कश्मीर में भी अशांति थी, पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुई है, मैं मानता हूं, पर उससे पहले खाली कश्मीर में था जनाब। दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं, बम विस्फोट हो जाएगा। आज ऐसा कुछ दिखता है क्या? उसके बाद आपको लगता है बदलाव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नजारे जैसा नजारा देखना चाहती है, नजरें वैसा ही देखती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि बहुत परिवर्तन ठीक है आया सुधांशु है, जी, चूंकि परंतु वक्त आप की मेरे अपनी पास नजरें कमी है, बदलिए आपको तो बीच में बदलाव रोक रही हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन देखिए पक्ष और विपक्ष क्या दावे हैं और किस तरीके से न्यू इंडिया का विजन रखा जा रहा है, उस पर विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है, ये आज आपने चर्चा में देखा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।